नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूं मैं दुनिया की 3 बड़ी खबरों के साथ। सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। वहां से क्या अपडेट है वो आपके सामने होगा। दूसरी बड़ी खबर, गाजा में जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसे लेकर के दुनिया भर के देशों की तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है। जो मानवीय संकट बढ़ रहा है और सेटलर्स जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं उसको लेकर के भी काफ़ी चिंता जाहिर की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। वहाँ भी लगातार संकट गहराता जा रहा है। एक बार फिर से यूक्रेन ने रूस के ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट किया है। वहाँ से क्या अपडेट है वो भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर जो है, अमेरिका और ईरान के बीच जंग जो 3-4 दिनों तक पॉज थी वो जंग एक बार फिर से भड़क गई है। और इस बार जो वजह बनी है वो ज़रा सा दुनिया को एक तरीके से हैरान करने वाली है। और इस बार शुरुआत ईरान ने की थी। 28 और 29 की दरमियानी रात में सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर के इराक में ईरान समर्थित मिलिशियाज को टारगेट किया था। पीएमएफ को, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट के ठिकानों को टारगेट किया था। तकरीबन 7 प्रोविंसेस में ये हमले किए गए और ये भी दावा किया गया कि करबला, जो जहां पर इमाम हुसैन का श्राइन है, जहां के लिए एक इस वक्त बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं अरबाइन वॉक के लिए, वहां से बहुत करीब एक कैंप है। जो तमाम रास्तों पर कैंप बनाए जाते हैं, जो पिलग्रिम्स श्रद्धालु जा रहे होते हैं उनके लिए, वहां पर भी हमला हुआ और 20 लोगों की जानें गई इस हमले में। और तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग इस हमले में अमेरिका और सऊदी अरब के ज़ख्मी हुए, जिसे लेकर के इराक ने भी, इराक के प्रधानमंत्री की विजिट होने वाली थी सऊदी अरब, वो फ़ौरन उन्होंने रद्द की और इराक की तरफ से भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई। और ईरान ने फ़ौरन इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया था और इसे सरप्राइज अटैक दुनिया ने कहा। और इसके बाद एक तरीके से जंग फिर से अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ गई है। अमेरिका ने तेहरान में IRGC के कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। इस्फहान में मिसाइल और ड्रोन से जुड़े जो सैन्य प्रतिष्ठान हैं, जो डिपोज हैं जहां पर काम होता है, उन इलाकों को इस्फहान में निशाना बनाया। बंदर अब्बास जो एक बड़ा पोर्ट है, वहां पर हमले किए गए अमेरिका की तरफ से। नौसैनिक फैसिलिटीज़ जो हैं, नेवी फैसिलिटीज़ और समंदर के किनारे जो सैन्य ढांचे हैं उनको टारगेट किया अमेरिका ने। इसके अलावा केशम द्वीप, जिसका आपने कई बार नाम सुना है, जो कोस्टल एरिया है ईरान का साउथ का, वहाँ पर केशम द्वीप है। यहाँ से भी ईरान पूरे हॉर्मुज पर नज़र रखता है, वहाँ भी हमले किए गए। जो कोस्टल एरियाज़ में तमाम सैन्य ठिकाने हैं, समुद्री एसेट्स हैं, जो उनको अमेरिका ने टारगेट किया। और ईरानी मीडिया की तरफ से बताया गया कि यहाँ पर 2 लोग इस इलाके में ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा खुजेस्तान प्रांत में कई जगहों से विस्फोटों की खबर मिली, धमाकों की खबर आई। अमेरिकी कार्रवाई में कई जो आर्मी बेसिस हैं ईरान के, उनको टारगेट करने का दावा किया गया। मिसाइल लॉन्च साइट्स ये हमेशा से अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं और इनको एक बार फिर से अमेरिका ने टारगेट करने की कोशिश की। ड्रोन बेस वो भी हमले की जद में रहे, जहां पर ड्रोन को के हैंगर्स हैं या फिर जहां से उनको ऑपरेट किया जाता है। ये सारी जगह अमेरिका के निशाने पर रहीं। IRGC के सैन्य अड्डे, कुल मिलाकर सेंटकॉन की तरफ से ये कहा गया कि 2 घंटे ये ऑपरेशन उन्होंने चलाया और दर्जन भर से ज़्यादा लक्ष्यों को, टारगेट्स को निशाना बनाया गया अमेरिका की तरफ से। इसके बाद फिर ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई, इसमें जॉर्डन का अल मुवफ़्फ़क़ सॉल्टी बेस जो है, जहां पर काफ़ी नुकसान ईरान ने पहले भी किया है। और आपको याद होगा कि इसी बेस पर अमेरिका के 4 सैनिकों की जानें गई थी, कई सैनिक जख्मी हुए थे, जिसके बाद काफ़ी हंगामा जो है अमेरिका में बरपा हुआ था। जॉर्डन की तरफ से हालांकि ये भी दावा किया गया कि उन्होंने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। अमेरिकी बलों को निशाना भी ईरान बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है, और क्योंकि उस इलाके में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हालांकि सच्चाई ये भी है, जो दूसरे सोर्सेज बता रहे हैं, कि बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। इराक में जिस तरीके से हमला किया गया सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ से, उसे लेकर के अब काफ़ी तनाव है और PMF ने भी ताज़ा हमलों की धमकी दी है। इसके अलावा मिस्र में एक हमला किया है ईरान ने। ड्रोन हमलों से अमेरिकी स्वामित्व वाले गैस स्टोरेज को जो है वो निशाना बनाया है और एक यूनानी टैंकर को में भी आग लगने की खबर है। और इसके अलावा हॉर्मुज का जो इलाका है वो अब भी अनसेफ बना हुआ है शिपिंग के लिए। अब देखिए, जाहिर है कि दोनों तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, इस पूरे मामले में ज़बरदस्त बयानबाजी भी हो रही है।
ईरान के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने कहा है कि हमारी जनता डटी हुई है और हमारे फौजी सीना ताने खड़े हैं, और एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात अपने मुल्क के लोगों से दोहराई है। इस बीच जॉर्डन और तमाम खाड़ी देशों ने अमरीकी ठिकानों पर जो इंतज़ाम है उनका वहाँ पर अलर्टनेस बढ़ा दी गई है, क्योंकि आगे अभी इस जंग के और भड़कने की आशंका लगातार बनी हुई है। सऊदी अरब ने जो एक तरीके से हमला किया इराक़ के कुछ प्रोविंसेस में, तकरीबन 7 से 8 प्रोविंसेस में जो हमले किए, उसके बाद जो 28-29 की दरमियानी रात में किए गए, उसके बाद सऊदी अरब के तरफ से खामोशी है इस पूरे मामले में, और कहा यह गया कि उन्होंने ईरान समर्थित गुटों को निशाना बनाया है और उसकी वजह है क्योंकि वहाँ से उन पर हमला किया गया था, जबकि ये यमन के हुतीज़ की तरफ से बिल्कुल क्लियर इस बात का दावा किया गया था कि वो हमला हुतीज़ ने किया। उसके बावजूद आखिर इराक़ के मिलिशिया को टारगेट सऊदी अरब ने क्यों किया, ये एक अभी इस सवाल का जवाब आना बाकी है। लेकिन इस पूरे इलाके में जो खाड़ी देश हैं और बाकी वो उसमें संयुक्त अरब अमीरात है और भी बाकी बहरीन है, इन सब ने सऊदी अरब के साथ, कुवैत ने भी, इन सारे देशों ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता का इजहार किया, और लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि इस इलाके में जंग और भड़के। इस बीच ओमान के साथ जो है ईरान ने एक तरीके की एग्रीमेंट करने की कोशिश की ताकि हॉर्मुज़ को एक बार फिर से ओपन किया जा सके बाकी देशों के लिए। अब देखिए, जो खाड़ी सहयोग परिषद है यानी GCC, इन देशों ने सऊदी अरब के सुरक्षा अधिकारों का समर्थन किया, लेकिन व्यापक क्षेत्रीय युद्ध से बचने की अपील भी दोनों देशों की तरफ से की गई है। इस बीच हॉर्मुज़ बंद है, ईरान की तरफ से इसका दावा किया जा रहा, और उधर बाबल मंदब हुतीज़ ने बंद कर रखा है, और इस वजह से जो शिपिंग का काम है वो एक तरीके से अटका हुआ है। कुल मिलाकर के जो जंग पिछले परसों से पहले यानी 3 से 4 दिनों तक तकरीबन 13 रातों तक लगातार अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए, और उसके बाद फिर जंग में खामोशी थी, कोई जंगबंदी का ऐलान नहीं हुआ था, कोई सीज़ फायर नहीं हुआ था, उसके बावजूद जंगबंदी थी। लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका के इराक़ पर हुए हमले के बाद जंग एक बार फिर से भड़क चुकी है। एक और खबर ने पूरी दुनिया में एक तरीके की हलचल पैदा कर दी। वो खबर ये है कि एक तरह का डिफेंस सिस्टम है जो मैनुअली यूज़ किया जाता है, फौजी अपने कंधे पर रख करके उस डिफेंस सिस्टम के ज़रिए मिसाइल से दुश्मनों के प्लेन को टारगेट करते हैं। 300 से 400 इस तरह के डिफेंस सिस्टम चीन की तरफ से ईरान को दिए जाने की खबर सामने आई, और सबसे पहले रॉयटर्स ने इस खबर को रिपोर्ट किया। और इसमें एक हैरान करने वाली बात यह थी कि पाकिस्तान के ज़रिए ये चीज़ ईरान तक पहुंचाए जाने की कोशिश हो रही है। इस खबर को सुनने के बाद ट्रंप ने भी काफ़ी हैरानी जाहिर की है, लेकिन ईरान ने भी इसको डिनाई किया है, चीन ने भी इसको डिनाई किया है, और पाकिस्तान ने भी ऐसी किसी भी खबर से फ़िलहाल इनकार किया। लेकिन ये खबरें कई अलग अलग दुनिया के अखबारों ने रिपोर्ट की कि इस तरह की मदद जो है वो चीन के ज़रिए ईरान को की जा सकती है। तो अब किस रुख जाएगा अमेरिका और ईरान का ये युद्ध, दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है। इस बीच डिप्लोमेसी का जो रास्ता है वो खुला हुआ है, लगातार बातचीत हो रही है ओमान की मध्यस्थता के जरिए, और ईरान का जो एक तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ था दुनिया में, उसका कम्युनिकेशन दुनिया भर के देशों के साथ इस बीच बढ़ा है। दुनिया भर के देश ईरान से खुद बात कर रहे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की तरफ से फ़ोन जो है ईरान पहुंचा, और उनकी तरफ से भी वही गुजारिश की गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वॉर की पहले वाली सिचुएशन पे लाया जाए, उसे खोला जाए, ताकि दुनिया भर में जो ऊर्जा आपूर्ति का जो रास्ता है, एक अहम रास्ता है, इसके खुलने से दुनिया भर में जो तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसमें लगाम लगेगी। जाहिर है क्रूड ऑयल की कीमतों में एक बार फिर से इस जंग के भड़कने से उछाल आया है, और इसके अलावा शेयर बाज़ार में भी जो है वो वहाँ भी इस वक्त जो है सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं। कुल मिलाकर के अच्छा, एक और ख़बर जो बहुत ज़्यादा चल रही थी, जो WSG वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिस खबर को छापा था, और ये कहा गया था कि अमरीकी जनरल्स जो हैं उनकी मीटिंग हुई है ट्रंप के साथ, और उन्होंने कहा है कि ये जंग अगर फुल स्केल पर चलाएंगे हम तो 19 से 24 दिन, और उसके अलावा हमारे पास जो स्टॉक फाइल है वो घटता जा रहा है, मिसाइल्स का, पैट्रियट का और थार्ड का, डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज होती हैं। इस खबर की सच्चाई क्या है? सच्चाई इसमें यह है कि मिसाइलें ख़त्म नहीं हुई हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि मिसाइलें घट रही हैं। अब जाहिर है कि इस्तेमाल हो रही है तो मिसाइलें घट रही हैं। अब उसमें भी मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है,
क्योंकि मिसाइलें अलग अलग रेंज की हैं, कुछ शॉर्ट रेंज की, कुछ मीडियम रेंज की हैं, यानी कुछ 100 किलोमीटर तक के दायरे के लिए बनाई गई, कुछ 200 किलोमीटर तक के दायरे के लिए बनाई गई, कुछ 1000 किलोमीटर तक के दायरे के लिए बनाई गई। तो जो लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं वो घट रही हैं और सबसे ज़्यादा डिफेंस बैटरीज घट रही हैं, क्योंकि जब कोई भी एक प्रोजेक्टाइल जो है किसी एक इलाके की तरफ ट्रैवल करता है तो उसको हिट करने के लिए डिफेंस बैटरीज एक साथ कई मिसाइलों को फायर करते हैं, जो डिफेंस बैटरीज होती हैं, जिसमें थार्ड और पैट्रियट जैसी मिसाइलें हैं। इनका जो ज़ख़ीरा है पहले के मुकाबले घटा है और इसीलिए जो सेंटकॉम है उसकी तरफ से जो अलग अलग बेसिस पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो जहाँ भी इस तरह की बैटरीज हैं वो मंगवाई जा रही हैं। ड्रोन भी जिन देशों को अमेरिका ने बेचा है, खबर ये भी आई थी कि उनसे वापस ड्रोन जो है MQ-9 रिपर ड्रोन जो है वो वापस खरीदे जा रहे हैं। मतलब ये कि मिसाइलों का ज़ख़ीरा घटा ज़रूर है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। इसकी एक वजह आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो ईरान का कोस्टल एरिया है, साउथ ईरान का जो पूरा हिस्सा है, पिछले कुछ वक्त में अमेरिका ने उन हिस्सों को ज़्यादा टारगेट किया है क्योंकि वो कम दूरी पर पड़ते हैं, अमेरिका के बेसिस से बहुत करीब हैं और इसीलिए उन हिस्सों को ज़्यादा निशाने पर लिया गया है। मतलब ये कि अमेरिका की मिसाइलें बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गई हैं लेकिन पहले के मुकाबले मिसाइलों की संख्या ज़रूर घट रही है और ऐसे में ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है डिफेंस बैटरीज के साथ ऑपरेट करते वक्त। जो आर्मी के लोग हैं वो इसको बेहतर समझते हैं कि कौन सा एक अगर 2 मिसाइलें आ रही हैं और एक मिसाइल जो है मान लीजिए किसी फाइटर जेट F-35 फाइटर जेट की तरफ जा रही है और एक किसी सस्ते हेलीकॉप्टर की तरफ जा रही है, तो उसमें से किसको रोकना है और किसको नहीं रोकना है ये फैसला उस वक्त किया जाता है जब मिसाइलों की इंटरसेप्टर की तादाद घटने लगती है। बहरहाल इस बीच खबर यही है कि जंग एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच भड़क चुकी है और ये किस रुख पर जाएगी ये इसका जवाब दुनिया अभी नहीं जानती, लेकिन इराक में जिस तरीके से बमबारी हुई है इस जंग के अभी और भड़कने के आसार है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट ने भी अब इसकी जवाबी कार्रवाई की बात कही है। इराक के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये इराक की संप्रभुता का उल्लंघन है और अब इस मामले में आगे क्या होगा उससे जुड़ा अपडेट हम आपके लिए लाएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर की अब हम बात कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर गाजा से जुड़ी हुई है जहां पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल लगातार गाजा में अलग अलग इलाकों में ज़मीनी अभियान भी चला रहा है और हवाई हमले भी कर रहा है। हाल के हमलों में जो इलाके अभी भी रेसिडेंशियल थे उन इलाकों में हमले हुए हैं, जहां पर लोग कैंप्स बना करके फ़लस्तीनी रह रहे थे, वहां से भी हमलों की खबरें लगातार आती रही हैं। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका लक्ष्य ये है कि वो हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि वहाँ पर बच्चों की जानें जा रही हैं, वहाँ पर औरतों की जानें जा रही हैं, वहाँ पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं। लगातार ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बताया गया कि लगातार जो नागरिकों के हताहत होने की तादाद है वो बढ़ रही है। हालांकि दोनों तरफ से जो नुकसान के दावे हैं वो अलग अलग किए जा रहे हैं। कई इलाकों में नए सिरे से इवैक्यूएशन की भी शुरुआत हुई है। सेटलर्स जिस तरह से अलग अलग इलाकों में इजराइल के सेटलर्स हमला कर रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं जो फ़लस्तीन में काम कर रही हैं, उन्होंने भी अभी की मौजूदा स्थिति को लेकर के गंभीर चिंताएं जाहिर की हैं। अस्पतालों में मरीज़ों के जो हालात हैं, दवाओं की जो कमी है, अस्पतालों में जो ज़रूरी साजो सामान की कमी है, उसको लेकर भी लगातार चिंता जाहिर की जाती रही है। जो अस्पतालों में जो अलग अलग मशीनों को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, उसको लेकर के भी एक तरह की मुश्किल है। युद्ध विराम की कोशिशें भी जारी हैं लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवीय सहायता को बढ़ाने की मांग लगातार इजराइल से की जाती रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में बड़ी संख्या में लोग बार बार विस्थापित हो चुके लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उनके लिए सुरक्षित कैंप्स की अभी भी भारी कमी है। खाने पीने का सामान, इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है और 14 लाख लोगों पर इस वक्त जो है वो खाने पीने की चीज़ों का संकट मंडरा रहा है। राहत एजेंसियां कह रही हैं कि सहायता की बहुत कमी है, फंड की बहुत कमी है और इसकी वजह से लगातार हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। पीने का जो साफ़ पानी है उसके लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूर दूर से बच्चे जो हैं वो पानी के गैलन भर के लाते हैं किसी सूरत से, और इस बीच भी उन पर कई जगहों पर हमले की खबरें आई हैं।
अस्पतालों में जो क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा मरीज़ भरे पड़े हैं। और संयुक्त राष्ट्र इसके अलावा UNRWA की तरफ से कहा गया कि राहत का जो सामान है वो अभी आसानी से अफेक्टेड एरियाज़ तक नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब ये कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि सहायता और बढ़ाने की ज़रूरत है और फ़ौरन इजराइल के हमले इन इलाकों में रुकने चाहिए। लेकिन इस बीच आपको पता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं वॉशिंगटन में। और जाहिर है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अगर इजराइल के साथ खड़ा है तो उसका जो एग्रेशन है वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और दुनिया की खामोशी इस पर है ही है। वो तमाम देश जो मानवीय संकट और मानवीयता की बात करते हैं वो इन सारी चीज़ों को कैसे और कितना देख पा रहे हैं ये आप बखूबी समझते हैं। तीसरी बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने रूस के जो एनर्जी सेक्टर है उसको लगातार टारगेट किया। इसमें एक बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 2 ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया है। इस हमले का ज़ाहिर मकसद यही है कि रूस को ऑयल के मामले में जो उसकी निर्भरता है, आत्मनिर्भरता है, उसमें उसके लिए मुश्किलें खड़ी की जाएं। हमने पिछले वक्त में देखा है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप पर रूसी लोग पेट्रोल खरीदने के लिए किस तरीके से लाइन लगाए खड़े हैं। और जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं वो लगातार रूस में यूक्रेन के निशाने पर रही हैं। और इसके अलावा जो आर्मी की लॉजिस्टिक्स हैं उनको भी टारगेट कर रहा है यूक्रेन की आर्मी। और यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी नेतृत्व से के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। आपको याद होगा कि अभी इस बैठक में पैट्रियट को बनाने को लेकर के लाइसेंस देने की भी बात हुई है और बहुत मुमकिन है कि ये हरी झंडी इसके लिए उनको मिल जाएगी। ये हमला यूक्रेनी राष्ट्रपति की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के ठीक बाद हुआ है। रूस ने कई क्षेत्रों में यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से हमले जारी रखे हैं। रूस का भी पलटवार लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच हवाई हमलों की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। इस बीच पश्चिमी देशों से यूक्रेन को अतिरिक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो मांग थी वो अभी जारी है और इसमें से कुछ यूक्रेन ने हासिल भी किया है। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच ड्रोन और मिसाइल रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत इस बीच हुई है। रूस के ऊर्जा ढांचों पर हमले को युद्ध की एक नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है और जाहिर है रूस भी इससे एक तरीके से काफ़ी आक्रामक है और रूस भी लगातार इसका जवाब दे रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों के साथ नुकसान के अलग अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं। युद्ध के जल्द खत्म होने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। 2 मोर्चों पर जंग चल रही है कम से कम और तीनों खबरें मैंने आपको जंग से जुड़ी बताई। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वो ट्रंप जो बार बार जंग खत्म करवाने के नाम पर नोबेल प्राइज की मांग करते रहे हैं वो खुद जंग में उलझे हुए हैं और उनके बहुत करीबी दोस्त नेतन्याहू फ़लस्तीनियों पर लगातार जुल्म कर रहे हैं। तो उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दिखाई गई खबरें कैसी लगी, इसकी डिटेल कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।